हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। हम आज टॉपिक पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कृषि चैप्टर को। हाँ, अध्याय दूसरा है कृषि चैप्टर, जिसका मैंने 3 पार्ट को इससे पहले की वीडियो में कवर किया था। आज है चौथा पार्ट और अंतिम पार्ट। इसमें मैंने जो भी बचे हुए नोट्स हैं सबको कवर करने वाला हूँ। तो चलते हैं कृषि पे। चलिए बात करते हैं कृषि में जो बचे हुए थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको कवर करें। तो पहला कि भारतीय कृषि की नवीन प्रवृत्तियां, यानी नए प्रवृत्ति, नए चेंजेस क्या सब आए कृषि से रिलेटेड, उसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ा चेंज जो आया था तो 1966-67 में हरित क्रांति। हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फिर शुष्क कृषि क्या है, कार्बनिक कृषि क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हरित क्रांति के बारे में। बता रहा है कि 1966-67 में जब अधिक उपज देने वाले नवीन बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति को क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं जी? 1966-67 में अधिक उपज देने वाले नवीन बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन में आई क्रांति क्या कहलाई? हरित क्रांति कहलाई। कब आया था जी हरित क्रांति? 1966-67 में। और हमने बताया भी था कि हरित क्रांति के जनक किसको बोला गया था? डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी को। डॉक्टर एस स्वामीनाथन जी को बोला गया है। अब इससे लाभान्वित होने वाला फसल कौन सा था? तो इससे लाभान्वित होने वाला फसल कौन सा था जी? गेहूं था। गेहूं के कारण ही गेहूं की इतनी अधिक उपज हो गई थी, इतनी अधिक उत्पादन हो गई थी, जिसके कारण गेहूं को हरित क्रांति के रूप में जाना लगा। जब तो 1966-67 में। अब बात करते हैं कि प्रथम हरित क्रांति के क्षेत्र, यानी हरित क्रांति किस किस राज्यों में आई? तो यह आई पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। इसलिए गेहूं की सबसे ज्यादा खेती कहाँ होती है जी? गेहूं की तो पंजाब में। हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि चावल की खेती कहाँ होती है सबसे ज्यादा, गेहूं की खेती कहाँ होती है, चाय, ज्वार, बाजरा, मकई, ये सब तिलहन फसल, दलहन फसल की खेती कहाँ होती है, उसके लिए पर्याप्त तापमान कैसी चाहिए, पर्याप्त वर्षा कितनी होनी चाहिए, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए। हाँ, अगर आप ये सब चीजें आप पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, है ना, जो आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं शुष्क कृषि की। शुष्क कृषि से मतलब है कि सूखा क्षेत्र जो, तो क्या बताया जा रहा है कि 75 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्र, यानी जहां पे 75 सेमी से कम वर्षा वाला क्षेत्र होगा वो शुष्क कृषि कहलाएगा। इसका प्रमुख फसल क्या है जी? ज्वार है, बाजरा है, ज्वार और बाजरा है। अब बात करते हैं कार्बनिक कृषि। कार्बनिक नाम से पता चलता है कि खाद्य फसल होगा। तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार की कृषि में फसलों का हेरफेर, हरी खाद, कंपोस्ट खाद तथा जैविक कीट नियंत्रण तकनीक के उपयोग से कृषि की जाती है। इसकी कृषि कैसे की जाती है जी? खाद, जितने भी खाद हैं जो खेत से रिलेटेड है, जैसे कंपोस्ट खाद, हरी खाद, है ना, जैविक कीट नियंत्रण, कीटनाशक को मारने वाला जो भी दवाई आता है वो, इस सब का जो उपयोग होता है और इस उपयोग से जो कृषि की जाती है वही कार्बनिक कृषि कहलाती है। वही कार्बनिक कृषि कहलाती है। ये तो हो गया आपके जो भारतीय कृषि के नवीन प्रवृत्तियां थे, उसके 3 पॉइंट्स को हमने देखा। अब इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको भी जानना हम लोग को जरूरी है ना, जैसे खाद्य सुरक्षा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, भूमि विकास कार्यक्रम, कृषि प्रदेश योजना, वैश्वीकरण क्या है, वर्धन काल क्या है, रोपण कृषि क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। हमारे विश्व भारत में क्यों इतनी ज्यादा दूध उत्पादन होती है, वही ऑपरेशन फ्लड बताएगा। तो चलिए एक एक करके हम जानेंगे। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा की। चलिए खाद्य सुरक्षा हम देखते हैं कि
रोटी, कपड़ा और मकान सभी मनुष्य के लिए यह एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन कुछ देश या कुछ राज्य ऐसे हैं जो भूखमरी से क्या हो रहे हैं, परेशान हो रहे, भूखमरी की अवस्था आ गई है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे निराकरण के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, जिसमें एक निराकरण था खाद्य सुरक्षा प्रणाली। इन्होंने क्या किया, इस भूखमरी को खत्म करने के लिए, इसके निराकरण के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली एक नियम चलाया, जिसके अंतर्गत इसको दो भागों में बांट दिया। एक है बफर स्टॉक और एक है जन वितरण प्रणाली। एक है बफर स्टॉक और एक है जन वितरण प्रणाली। अब देखते हैं बफर स्टॉक, है ना, बफर स्टॉक जहां पे किसान सरकार के रेट में, है ना, सरकार के रेट में अपने उत्पादन को, अपने जो भी फसल उगाए गए हैं उसको क्या करते, एक स्थान पर सरकार के रेट में बेचा जाता है, जो कि एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई जो एक गोदाम होती है जहां पे खाद्यान्न फसलें रखी जाती है ना, वहां पे बेची जाती है। और एक है जन वितरण। जन वितरण मतलब, जन मतलब क्या हो गया, आम लोग, आम जनता, वितरण मतलब वितरित करना। प्रणाली एक प्रक्रिया के द्वारा, जन वितरण प्रणाली यानी जनता के बीच खाद्य सामग्री को एक प्रक्रिया के माध्यम से बेचा जाता है, वो क्या कहलाएगा जी, जन वितरण प्रणाली। अब जन वितरण प्रणाली को यानी आम नागरिकों को भी दो भागों में बांट दिया। एक आ गया एपीएल और एक हो गया बीपीएल, यानी अबव पॉवर्टी लाइन और एक बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है वो क्या हो गया जी, बीपीएल। जो गरीबी रेखा से नीचे है वो हो गया बीपीएल। और एपीएल क्या हो गया, जो गरीबी रेखा से ऊपर आवे वो हो गया एपीएल। तो ये दोनों को आपस में बांट दिया, दो को अलग अलग दो रूप दे दिए जनता को। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे बिचौलिए हैं या कुछ ऐसे घूसखोर लोग हैं जो गरीब को गरीब न समझते हुए अमीर को भी गरीबी रेखा के नीचे में डाल दिए, जिससे आम जनता तक यानी उस गरीब के घर एक पर्याप्त रूप से जो बीपीएल वालों को खाद्य वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्य पहुंचाया जाता है, फसल पहुंचाई जाती है, उस तक नहीं पहुंच पाता है और लगभग एपीएल वाले ही उसको चट कर जाते हैं। तो इन सबों से बचना, इसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए, है ना। राशन कार्ड बन गया, अब राशन कार्ड में भी ऑनलाइन होने लगा कि भाई जो भी आप एपीएल बीपीएल में है आपको परिवार के अनुसार खाद्यान्न मिलेगा, है ना। तो ये थे खाद्य सुरक्षा प्रणाली। चलिए देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था, जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय प्रथम पंचवर्षीय योजना को लाया गया था, यानी 8 दिसंबर 1951 ईस्वी को। कब, तो 8 दिसंबर 1951 ईस्वी को पंचवर्षीय योजना लाया। तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या था जी, तो इसका मुख्य लक्ष्य था यही कृषि क्षेत्र में अनेक बदलाव आए, कृषि क्षेत्र में अनेक बदलाव आए। और इसका एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो यह था हरॉड डोमर, हरॉड डोमर, हरॉड डोमर। तो इसके मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं भूमि विकास कार्यक्रम। बात करते हैं भूमि विकास कार्यक्रम की, तो यह भूमि विकास कार्यक्रम कब लाया गया, 1980-90 के दशक में, है ना। इसका मूल मोटो क्या था जी, संस्थागत एवं तकनीकी, यानी संस्थागत एवं तकनीकी विकास पर ध्यान देना। तकनीकी मतलब टेक्निकल चीजों पर ज्यादा ध्यान देना था कि किस तरह से किसानों को ऋण मिले, है ना, किसान के जो फसल बर्बाद हो रहे
की बीमा कैसे कराई जाए। तो ये सब सारी चीजों पर भूमि विकास कार्यक्रम में ध्यान दिया गया। इसमें और एक चीज ध्यान दिया गया कि जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है उस जगह की कृषि की उन्नति कैसे हो जाए, इस बारे में इस कार्यक्रम पर ध्यान दिया गया। और इसमें बहुत सारे किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना है ना, दुर्घटना बीमा योजना, किसानों के ऋण के लिए बहुत सारे बैंकों का स्थापना करना, स्टेबल करना, जैसे सहकारिता बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो। यानी इसका मूल मोटो था कि किसानों तक अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचे जिससे कृषि में बढ़ोतरी हो। तो इसका मूल मोटो यही था भूमि विकास कार्यक्रम का। अब देखते हैं कृषि प्रदेश योजना। इस योजना का मूल्य मोटो क्या था, सबसे पहले जान लेते कि योजना कब आई थी। तो यह योजना आई थी 1980 के दशक में। और इस योजना का मूल मोटो था, मूल मंत्र क्या था कि कृषि विविधता पर बल देना, कृषि विविधता पर बल देना। अब कृषि विविधता पर बल देना मतलब क्या हो गया जी कि अधिक मूल्य वाले पौधों को लगाना, जैसे औषधि पौधा है ना, बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जो कि महंगे, सागवान का वृक्ष हो, चीड़ का वृक्ष हो, ये सब बहुत ही महंगे मूल्य में बिकते हैं। तो इसका मूल्य मोटो था अधिक मूल्य के पौधों को लगाना। और इसमें मुर्गी पालन, पशुपालन, मछली पालन पर भी जोर दिया गया। चलिए अब देखते हैं वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या बोल रहा है जी कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी भारतीय बाजार में विश्व के अन्य देशों का जो भी प्रोडक्ट है ना, वो हमारे देश में आकर उसको बेचना, यानी आयात करना। हमारे देश में आया वो, अब तो फसल पे भी क्या हो गया जी, फसल पे भी वैश्वीकरण होने लगी है, फसल भी दूसरे देश से अपने देश में आने लगा है। तो यानी हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था, एक सिंपल वर्ड में बताया जाए तो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था पे विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था का वर्चस्व होना, यही वैश्वीकरण कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं वर्धन काल की। वर्धन काल क्या होता है जी? वर्धन काल ऐसा काल होता है जिसमें क्या होता है कि फसल को बोने, बढ़ने और पकने में जो उपयुक्त मौसम की आवश्यकता होती है वही काल क्या कहलाता है? वर्धन काल कहलाता है। अब बात करें रोपण कृषि की। यानी ये रोपण कृषि क्या है कि बड़ी से बड़ी आर्थिक इकाइयों में, यानी बड़ी से बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए, यानी व्यापार के उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्म वाले पौधे की रोपण पद्धति क्या कहलाती है? रोपण कृषि कहलाती है। जो एक से अधिक रोपण पद्धति है किस्म के पौधे की, एक से एक हो या एक से अधिक जो भी पौधा होता है उसकी रोपण की पद्धति ही रोपण कृषि कहलाती है। अब चलते हैं ऑपरेशन फ्लड को। ऑपरेशन फ्लड को एक और नाम से भी जाना जाता है जी, श्वेत क्रांति के नाम से। श्वेत क्रांति के नाम से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि श्वेत क्रांति का मूल मोटो क्या है। अब इसका मूल मोटो क्या है कि इस पे दूध उत्पादन पे बहुत ज्यादा ही बल दिया गया। अब एक समय था जब दूध उत्पादन में हमारा देश क्या होता था, बहुत ही पिछड़ा हो गया था। यानी दूध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन एक क्रांति आई 13 जनवरी 1970 ईस्वी को। 13 जनवरी 1970 ईस्वी को एक क्रांति आई जिसका नाम था श्वेत क्रांति, यानी ऑपरेशन फ्लड, जिसके जनक किसको माना गया है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना गया। और इस समय के बाद आश्चर्य की बात है कि इस समय के बाद क्या हुआ कि हमारा भारत एक नंबर पे हो गया दूध उत्पादन के क्षेत्र में। और अगर भारत में राज्य की बात करें तो यूपी पहला स्थान ले रहा है। और हाल फिलहाल की बात की जाए तो भारत में विश्व की जनसंख्या के अनुसार अगर बात की जाए
तो भैंस का प्रतिशत 55% है और गाय का प्रतिशत 15% है ना। और पूरे भारत में कितना टन दूध उत्पादन होता है जी? 121.3 मिलियन टन क्या होता है? दूध का उत्पादन होता है। कितना? 121.3 मिलियन टन। तो ये था आपका 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 का कृषि का टोटल पार्ट, यानी 1 2 3 4 आपको हमारे प्लेलिस्ट में टोटल पार्ट्स मिल जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसको अगले वीडियो में डील करेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा ये चैप्टर कैसा लगा, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।